आप सभी को स्वागत करता हूं जेआरएफ अचीवर्स चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 का हिंदी के जो यूजीसी नेट सिलेबस के अंदर हमारे जो नाटक का अंक जो है हम चर्चा कर रहे थे, उसमें से एक प्रमुख नाटक जो कि सिंदूर की होली नाटक के ऊपर आज चर्चा करेंगे, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा हुआ है। और इसके ऊपर प्रमुख तथ्य के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके प्रमुख कथन के ऊपर चर्चा करेंगे और जो आपका सारांश है नाटक का उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं नाटक के ऊपर और चर्चा करते हैं कि कैसे जो है सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने महत्वपूर्ण नाटक के रूप में हमारे हिंदी साहित्य जगत के ऊपर बहुत चर्चित नाटक है और इस नाटक को जानने की कोशिश करेंगे। इसके प्रमुख तथ्यों के ऊपर मतलब यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर जो जिस तरह से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन के ऊपर हम देखेंगे, उसका सारांश और उसके महत्वपूर्ण कथन की ओर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं जो सिंदूर की होली नाटक के ऊपर एक प्रमुख नज़र। और सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष है 1934। इसको याद रखने की कोशिश करें। 1934 के अंदर सिंदूर की होली नाटक जो है श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का लिखा हुआ यह एक प्रमुख नाटक है। इसमें कुल कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। इसमें कुल 3 अंक देखने को मिलता है। 3 अंक और 3 दृश्य भी इसके अंदर समायोजित किया गया है। तो पहला दृश्य जो कि 9 बजे का है और दूसरा दृश्य मध्यकाल का है। मतलब पहला दृश्य कितने समय का है अगर पूछा जाए, पहला दृश्य कितने समय का है, तो आपको बोलना है कि 9 बजे से पहला दृश्य है और मध्य का समय मतलब 12 बजे का समय दूसरा दृश्य है और तीसरा दृश्य कितने समय का है मतलब रात का 10 बजे का समय है, 10 बजे रात्रि का समय है। यह नाटक पूरे एक दिन में मतलब एक दिन का पूरा सारांश यहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। दृश्य का स्थल डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक है। यह एक प्रमुख कथन हमारे सामने आता है। यह एक प्रमुख बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि दृश्य का स्थल कौन सा है, तो आपको लिखना है कि डिप्टी कलेक्टर का मुरारी लाल के बंगले की बैठक है और इस बैठक के तहत ही ये नाटक जो है आगे की ओर प्रशस्तित होता है, प्रशस्त होकर के चलता है। अगर इसका जो नाटक का किस शैली के अंदर लिखा हुआ है ये पूछा जाए तो आप आराम से कह सकते हैं कि यह एक पूर्वदीप्ति शैली में लिखा हुआ नाटक है। पूर्वदीप्ति शैली का मतलब होता है फ्लैशबैक शैली। मतलब हम अपने जीवन को अपने जगह पर रख कर के पीछे जो घटना घटित हो चुका है उस घटना के ऊपर हम जब बात करने चलते हैं उसको पूर्वदीप्ति शैली कहा जाता है। लक्ष्मी जो नारायण मिश्र हैं उन्होंने ये जो है पूर्वदीप्ति शैली का बहुत ही प्रमुखता से चित्रण किया हुआ है। यह एक किस तरह का नाटक अगर पूछा जाए तो समस्या प्रधान नाटक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और नाटक के पात्र अगर पूछा जाए तो पात्र जो है मुरारी लाल है जिसका उम्र जो है 40 वर्ष है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि मुरारी लाल का किस नाटक के साथ जो है संबंधित हैं, तो जो है सिंदूर की होली। और यह इनका प्रमुख वर्ष कितना है, तो 40 वर्ष कह सकते हैं हम, मतलब 40 वर्ष ही सही आंसर होगा। तो मुरारी लाल कौन थे? मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर थे, अन्याय के समर्थक, स्वार्थी, भ्रष्टाचारी जो कि एक जो है डिप्टी कलेक्टर के सामने जो है हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। मनोज शंकर के पिता की हत्या करने वाला जो कि 8,000 रुपये लेकर के जो है मनोज शंकर के पिता का मृत्यु करता है, मतलब उसको मार देता है या हत्या करता है। रजनीकांत के हत्या मामले में 40,000 रुपये लेने वाला मतलब घूसखोर का यहाँ पे चित्रण हुआ है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी कलेक्टर यहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जो है प्रेजेंट किया है। तो रजनीकांत भगवत सिंह का भतीजा है जो कि उम्र में 17-18 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा? 17-18 वर्ष होगा, जिसमें से कि आपको पूछा जाएगा कि रजनीकांत का वयस जो है आप हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो
बोला जाएगा तब आप आराम से लिख सकते हैं कि 17-18 साल का एक जो है भगवत सिंह का भतीजा है, उसका नाम है रजनीकांत। तो भगवत सिंह जो कि रजनीकांत का चाचा है वो भतीजा हुआ, तो ये चाचा हुए। तो इसी तरह से राजा मतलब रजनीकांत का चाचा रजनीकांत का हत्या करने वाला है कौन? अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि रजनीकांत जो है का चाचा जो कि रजनीकांत का हत्या करने वाला है। तो इसी तरह से भगवत सिंह, मैं अलग बोला, भगवत सिंह जो है भतीजा है और इसके साथ साथ रजनीकांत चाचा है और रजनीकांत का हत्या करने वाला भी वही है। उसके साथ मनोज शंकर कौन है? मुरारी लाल के मित्र का बेटा है। महिर अली जो कि मुरारी लाल का मुंशी है, मुंशी कौन है? महिर अली है। उसके बाद महिर अली जो कि मुरारी लाल का मुंशी है। हरनंद सिंह जो कि इस नाटक के प्रमुख पात्र के रूप में आते हैं। उसके बाद डॉक्टर जो कि चंद्रकला का चिकित्सक है। और उसके बाद स्त्री पात्र के अंदर आ जाते हैं आपके मनोरमा, जिसकी जो है वर्ष है, मतलब उसका जीवन काल का समय यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि 18 वर्ष है, मतलब उसको 18 वर्ष हुआ है। 10 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी कौन? मनोरमा। और विधवा महिला है जो कि मुरारी लाल के साथ रहती है और मुरारी लाल को प्रेम भी करता है, चंद्रकला की विरोधी है, चंद्रकला को वो जो है विरोध करता है। उसके साथ साथ चंद्रकांता की विरोधी है। चंद्रकांता नाटक की प्रमुख पात्रा है जो कि उसका उम्र है 20 वर्ष। कितना वर्ष है? 20 वर्ष है। और उसके साथ साथ वो 20 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी और मुरारी लाल की बेटी रजनीकांत से प्रेम करती थी। मृत्यु रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। जब हम नाटक को और अच्छे से देखेंगे तब जाकर के हमको पता चलेगा कि किस तरह से वो अपने मांग में जो है रजनीकांत के हाथों अपना सिंदूर जो है लगा करके अपने आप को विधवा घोषित कर लेती है। मतलब क्या होता है, रजनीकांत का मृत्यु हो जाता है और उसके साथ साथ ये आपका कौन चंद्रकांता पूरी तरीके से विधवा हो जाती है। नाटक का विषय के ऊपर हम एक नज़र देते हैं। नाटक का विषय क्या है? नाटक के विषय के ऊपर हम जो है बात करते हैं। तो नाटक का विषय है भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था। आपने जिस तरह से देखा कि आगे की ओर किस तरह से घूसखोरी चल रहा था, उसके साथ साथ निस्वार्थ और आदर्श प्रेम का यहाँ पे चरित्र चित्रण किया गया है। एक प्रेम को यहाँ पे वक्तव्य की तहत मतलब हमारे सामने प्रस्तुत करने की बात कहा गया है। उसके साथ साथ विधवा का चरित्र जो है यहाँ पे उजागर होता है। जमीन जायदाद को लेकर पारिवारिक विवाद जो आज के भी संदर्भ में बहुत ही सटीक बैठता है कि जायदाद को लेकर के भाई भाई के अंदर किस तरह से झगड़ा होता है। निर्दोष की हत्या, इसके अंदर भी यहाँ पे बात आकर के हमारे सामने आता है और हम निर्दोष की हत्या यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमारे कानून व्यवस्था के अंदर कहा गया है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक निरपराधी को जो है सज़ा ना होनी चाहिए। इस कथन को यहाँ पे गलत सिद्ध करते हुए ये नाटक के अंदर जो है निर्दोष की हत्या भी हो जाता है। नाटक के महत्वपूर्ण कथन को हम जो है यहाँ पे देखेंगे। पहले देखेंगे मुरारी लाल का कथन। तो मुरारी लाल कहता क्या है और उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं जो है यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उस बात का बड़ा दुख है, मनोज जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी ही वजह से आत्महत्या की थी। 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन क्या बोलता है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पुत जाएगी और फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा।
यह किसका कथन है अगर पूछा जाए तो यह कथन जो है मुरारी लाल का कथन है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि आजकल, किसका कथन है? मुरारी लाल का ही कथन है। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता, इस तरह का कथन पूछा जाएगा। और हम अगर सटीक ढंग से पढ़ कर के नहीं जाएंगे तो इस तरह के कथन को हम समझ भी नहीं पाएंगे। उस 100 क्वेश्चन के अंदर किस नाटक के अंदर है, किसका कथन है, ये इतना डीप सेंस में पूछा जाने लगा है कि हम पूरी तरीके से घबरा जाएंगे। तो इस क्लास के अंदर जो होंगे और इस कथन को आप सुन रहे होंगे तो आप सही तरीके से जो है जवाब दे पाएंगे। आजकल की शिक्षा में शब्द का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता, तो ये मुरारी लाल ने चंद्रकला से कहा कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ ज़्यादा होता है। उसके बाद भगवंत सिंह ने हरनंद सिंह से कहा कि तुम उसके चाचा हो, तुम उसके क्या हो, तुम उसके चाचा हो। और क्या कहा गया कि तुम उसके चाचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो और तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं। तो भगवंत सिंह ने हरनंद सिंह से कहा। यह कथन किसने कहा? तो आप कह सकते हैं कि भगवंत सिंह ने हरनंदन से कहा। इस तरह का जो है प्रमुख कथन आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। उसके साथ साथ और एक कथन के ऊपर चर्चा करते हैं। जंगल में दो शेर नहीं रहते, कहार मेरे यहाँ काम करते हैं, इसीलिए उसके यहाँ भी 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, अब कुएं से पानी निकालने में लाज लगती है। यह किसका कथन है? भगवंत सिंह ने हरनंदन सिंह को कहा। उसके बाद नंबर 4 के अंदर जो है ये कथन पूछा जाता है कि परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे, संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। यह कथन किसका है? तो आप अपने मनोमस्तिष्क को सही रख कर के बोल सकते हैं कि मुरारी लाल ने भगवंत सिंह से कहा था। अगले कथन के ऊपर विचार करते हैं। बड़े घरानों में ऐसे लड़कों भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किस तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई तो आपके छिपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है। तो क्या होता है? मुरारी लाल ने भगवंत सिंह से कहा। 7वें कथन के ऊपर जाते हैं जो कि महिर अली किससे कहती है कि महिर अली कहता है मुरारी लाल से। इस शैतान की कार्रवाइयों से घबराकर साथ ही साथ हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूल रहा है। कच्ची उम्र में गृहस्थी का बोझा पड़ गया। यह कथन किसका है? महिर अली का है, मुरारी लाल से। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कथन किसका है। अगला कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन जो कि 8वें नंबर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि 8वें नंबर के अंदर यह है। संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है, मुरारी लाल ने मिहिर अली से कहा। संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है, यह कथन किसके प्रति है? ये पूछने से आप तुरंत ही जवाब देंगे कि मुरारी लाल ने महिर अली से कहा था। अगला कथन के ऊपर बात करते हैं। आजकल का कानून ही ऐसा है जिसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती
जो कि अपराध करता है। सज़ा तो केवल उसको देती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। सब यही कानून है। यह मुरारी लाल ने मेहर अली से कहा था। उसके बाद 10 नंबर कथन के ऊपर बात करते हैं। अगला कथन है, तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, ना मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी। ये जो है चंद्रकला ने मनोरमा से कहा था। प्रेम कथन के ऊपर आप जब आएंगे तो चंद्रकला और मनोरमा को जो है याद रखें। उसके बाद 11 नंबर कथन के ऊपर चर्चा करते हैं। इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। यही तो लोग नहीं समझते। यह मनोरमा का कथन है चंद्रकला से। उसके बाद अगले कथन के ऊपर चलते रहते हैं। आप खुद पढ़ेंगे तो ये बोरियत सा महसूस होगा, लेकिन यह सब कथन इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ करके आगे की ओर बढ़ने को मिल सकता है। जो इस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं उनको महसूस हो रहा होगा कि कितना महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। उसके बाद 13 नंबर के कथन के ऊपर चर्चा करते हैं। मनोरमा ने चंद्रकला से कहा कि चित्र में तो वह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा। चित्र में तो वह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा, चित्र में तो वह मरा नहीं। यह कथन किसका है? मनोरमा चंद्रकला से कहता है। उसके बाद वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और या किसी और बह उठता था। यह कथन किसका है? चंद्रकला ने मनोरमा से कहा। उसके बाद 15 नंबर कथन की ओर चलते हैं। संसार की साधी भाषा, संसार की शोधी भाषा में जिस चीज़ को लोग सुख समझते हैं वह तो यही है 2 महीने से मिल रहा है, और समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। यह कथन किसके प्रति है? आप बोल देंगे कि मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा। उसके बाद 16 नंबर कथन के ऊपर चर्चा करते हैं। जब हम 16 नंबर कथन के ऊपर चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून क्या करता है? दंड देता है, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। यह कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है जो कि मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन। 16 नंबर कथन, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। यह कथन किस नाटक से संबंधित है? यह अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि सिंदूर की होली से। यह किस पात्र का कथन है बोलेंगे तो मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा। उसके बाद 17 नंबर कथन के ऊपर चलते हैं। सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता, या कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, यह सब कुछ सत्य हो उठता। यह कथन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह कथन जो है मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा। जो मनोरमा का कथन है यह आप नज़र में रख करके चलें, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। 18 नंबर में पुरुष आँखों के लोलुप होते हैं। पुरुष आँखों के लोलुप होते हैं,
विशेषतः स्त्रियों के संबंध में मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है, मनोरमा ने मुरारीलाल से कहा। उसके बाद 19 नंबर कथन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव मैं करती हूँ, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वह तो भयंकर है। यह कथन भी मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा है। दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एक टुकड़ों के लिए द्वंद्व चल पड़ा है। वे सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वहाँ लेस मात्र भी जगह नहीं है। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। यह भी मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा है। इस तरह का महत्वपूर्ण कथन और कुछ भी है, और इस कथन के अंदर हम जो है देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन सब कुछ है। और नीचे क्या कुछ कथन जो है रह गया है, इन सभी कथन को आप देख लीजिएगा। मैं इसका PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक में जाकर के आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस कथन को भी आप पढ़ करके जाइएगा। और आगे की ओर हम चलते हैं नाटक के सारांश के ऊपर। नाटक का सारांश को समझने की कोशिश करते हैं। नाटक के अंदर भगवंत सिंह और अपने भतीजे रजनीकांत में पारिवारिक जायदाद को लेकर काफ़ी मनमुटाव तनाव है। मतलब यहाँ पे भगवंत सिंह और रजनीकांत के अंदर जो है मनमुटाव है जायदाद को लेकर के। जायदाद पाने के लिए दोनों में झगड़ा भी होता है, और झगड़े यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि भगवंत अपने भतीजे को मारने की सुपारी भी देता है। और उसके बाद क्या होता है, संपूर्ण जायदाद अपने नाम करने के लिए वह कानून को घूस भी देता है, और मुरारीलाल के पास यह जाएगा, इस कारण उसे भी वह बहुत सारा धन देता है। एक दिन हर ननंद सिंह और भगवंत सिंह दोनों मिलकर मुरारीलाल के बंगले पर उसे मिलने आते हैं, और जब दूसरे तरह रजनीकांत को मारने के गुंडे भेजे हैं, अब तो उसे मारा भी गया है। मतलब अब रजनीकांत को मार भी दिया गया है। मुरारीलाल डिप्टी न्यायाधीश का पद पाने के बाद भी अन्याय के समर्थक हैं, स्वार्थी भ्रष्टाचारी हैं, और उसके साथ साथ 10 वर्ष के पूर्व उनके कारण मनोज के पिता की मृत्यु हुई थी। इस रहस्य को सिर्फ उनका मुंशी मिहिर अली जानता है, और इसको और कोई नहीं जान पाता, सिर्फ जो है मिहिर अली उस गुप्त कथन को जानता है। आगे की ओर क्या होता है, आगे की ओर इस तरह से घटना बढ़ता है कि इस कलंक को मिटाने के लिए ही वे मनोज शंकर को पढ़ाना चाहते हैं और अपनी बेटी चंद्रकांता का विवाह उसके साथ करवा देना चाहते हैं। लेकिन भगवंत सिंह जो पैसे देने वाला है, उन पैसों से वह मनोज शंकर को पढ़ने के विलायत भेजना चाहते हैं, ताकि उसके पिता के हत्या का सच उसे पता ना चले और मुरारीलाल का असली चेहरा उनके सामने ना आए। तो भगवंत सिंह जो काम किए हैं, उन काम को जो है छुपाने के लिए, या जो रजनीकांत को पढ़ाने के लिए, रजनीकांत बोल रहा हूँ, मनोज शंकर को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो कलंक है वो शायद मिट जाए। लेकिन जब भगवत सिंह और हरननंद सिंह मुरारीलाल के बंगले पर आते हैं,
और योजनानुसार उसका स्वागत मुंशी करता है। मुंशी मतलब यहाँ पे मुंशी जो है मुंशी मुरारी लाल उनका स्वागत करता है। बंगले में उचित स्थान पर उनको बिठाया गया है। तब हरनंद सिंह भगवंत सिंह से समझौते की बात करता है, लेकिन वह मानता नहीं है। मुरारी लाल आकर पहले तो इधर उधर की बातें करता है, 10,000 में नहीं माना है, फिर 40,000 लेकर के शांत हो जाता है। इस घटना में मुंशी महिर बहुत दुख होता है, क्योंकि जो कुछ हत्या के जिम्मेदार हैं तो वह है मुरारी लाल, ऐसा उसको लगता है। कानून के डर भगवंत सिंह इतना साहस नहीं कर सकता, लेकिन मुरारी लाल उन्हें बचा लेगा, इस कारण वह हत्या करने की हिम्मत कर रहा है। मुरारी लाल का कहना, मैं अगर पैसा नहीं भी लूँगा फिर भी ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, 10 रुपये देकर गवाहों को खरीद लेंगे। तो मनोरमा का बचपन में जब 8 साल की थी तब उसका विवाह हुआ था। 10 साल की उम्र में ही वह विधवा हो जाती है। मनोरमा कला प्रेमी है, कला की उपासना करती है, चित्र बनाती है। मनोरमा ने चंद्रकांता के सौम्य और आकर्षित स्वभाव को देखकर चित्र बनाया था। उस चित्र का नाम उसने यौवन के दौर पर रखा था। यह एक कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनकर के आता है कि यौवन का दौर किसने रखा था। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक धैर्य बना करके रखे होंगे और सुन रहे होंगे इस नाटक को, तब उनको इस सारे महत्वपूर्ण कथन जो है जानने को मिल रहा होगा। उस चित्र का नाम उसने यौवन के द्वार पर रखा था। मनोरमा ने रजनीकांत के सौम्य और आकर्षित स्वभाव को देखकर चित्र बनाया था। किसने? रजनीकांत ने। और मनोरमा ने उसका नाम क्या रखा था? यौवन के द्वार। मैं इन सभी चीज़ों को जो है हाईलाइट करके रखा हूँ, आपको याद भी रखना है, उसके साथ साथ रिवाइज़ करना है। एक बार में अगर नाटक समझ में ना आए तो फिर से जो है रिवाइज जा कर के या 2 बार 3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मनोरमा के बनाए हुए इस चित्र को देखकर चंद्रकला प्रफुल्लित हो जाती है और चंद्रकला ने इस चित्र के नाम मृत्यु के द्वार रखा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मनोरमा ने जिस चित्र का नाम यौवन के द्वार रखा था, चंद्रकला ने उस चित्र का नाम क्या रखा? मृत्यु के द्वार। चंद्रकला ने जिस दिव्य दर्शन की कल्पना की थी वह रजनीकांत है। तो चंद्रकला जो है दिव्य दर्शन का जो कल्पना उसके मनोमस्तिष्क में चल रहा था, वो सच्ची में कौन है? रजनीकांत है। और उसके बाद क्या होता है कि रजनीकांत ने जिस रजनीकांत को या रजनीकांत के प्रति चंद्रकला के मन में अनुराग उत्पन्न होता है। चंद्रकला रजनीकांत से प्रेम करने लगती है और यहाँ पे जो है चंद्रकला और रजनीकांत का प्रेम प्रसंग आता है। मनोज शंकर को जीवन की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन पिता की हत्या होने के कारण वह अपने अस्तित्व से घृणा करने लगा है। वह असंतोष में जीवन जी रहा है। अपनी परीक्षाएं नज़दीक होने पर भी वह घर लौट आता है, परीक्षाएं नहीं देता। मुरारी लाल को वह कहता है कि आप मुझे कुछ अंधा बना रहे हैं, कारण मेरे पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, इस बात का रहस्य आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं। मुरारी लाल के पास जिद करता है, लेकिन वे उत्तर नहीं दे पाती। उसके बाद क्या होता है, मनोरमा और चंद्रकला का चरित्र भी
निखरा हुआ है। मनोरमा के मन में मनोज के प्रति नैसर्गिक आत्मीयता आ जाती है। वह मनोज का हाथ पकड़कर संसार में उतरना चाहती है और संसार के सामने एक आदर्श स्थापित करना चाहती है, क्योंकि वह एक विधवा है। विधवा का हाथ पकड़ने से एक नया आदर्श उपस्थित होगा। उसके बाद क्या होता है, मनोरमा कहती है कि तुम बांसुरी बजाओ और मैं चित्र बनाऊंगी। यह कथन भी किसका है, यह भी पूछा जा सकता है। आपको सही जो है आंसर याद रखना है। मनोरमा कहती है कि तुम बांसुरी बजाओ और मैं चित्र बनाऊंगी। मनोरमा चंद्रकला के प्रेम और अस्वस्थ होने की चर्चा मनोज से करती है। और इसके अंदर क्या होता है, मुरारी लाल भी मनोरमा से प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम शादी या विवाह के लिए नहीं, उसे आत्मीयता नहीं है। मनोरमा के मन में भी मुरारी लाल के प्रति प्रेम नहीं है। मनोरमा तो मुरारी लाल से नफरत और घृणा करती है। मनोज से कहती है, मैं तुम्हें दुल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी जरूर बना लूँगी। चंद्रकला क्या है, दुखी है, क्योंकि चंद्रकला दुखी है क्योंकि रजनीकांत के हत्या के मामले में अपने ही पिता ने 40,000 लिए थे। चंद्रकला के पिता जो कि डीएम थे, उन्होंने 40,000 लिए थे, इसी वजह से वो पूरी तरीके से दुखी है। चंद्रकला अस्पताल जाकर रजनीकांत के हाथ से अपने माथे में सिंदूर रखकर विवाह की प्रणाली को पूर्ण कर देती है। यहाँ पे ये जो है नाटक का प्रमुख अंग आपके सामने देखने को मिला कि चंद्रकला अस्पताल जाकर के रजनीकांत के हाथ से अपने माथे पर सिंदूर रखकर विवाह की प्रणाली को पूर्ण कर देती है। यही सिंदूर की होली है। यह किस नाटक की कहानी है, तो आप बोल देंगे इस कथन को देकर के अगर पूछा जाए तो यह किस कथन है, यह सिंदूर की होली है। इसके बाद रजनीकांत अधिक देर तक जिंदा नहीं रहता। रजनीकांत का मृत्यु हो जाता है। मुरारी लाल अपनी पुत्री की मर्यादाहीन व्यवहार पर क्रोधित होते हैं। किस तरह का मर्यादाहीन व्यवहार करती है लड़की चंद्रकला। इसी समय मनोज महिर अली से अपनी पिता की मृत्यु का रहस्य सुनकर आत्म शांति का अनुभव करता है। कौन? इसी समय मनोज महिर अली अपनी पिता की मृत्यु का रहस्य सुनकर आत्म शांति का अनुभव करता है, क्योंकि वह अब आत्मघाती पिता का पुत्र नहीं है, अब वो स्वावलंबी है। उसके साथ साथ जब मुरारी लाल को इस बात का पता चलता है, तब चंद्रकला घर आने पर वह तमाम बातें उसे सुनाते हैं, लेकिन अपनी पिता की बात का उस पर कोई भी असर नहीं होता। वह अपनी दुनिया में अकेली हो चुकी है। मनोज को महिर अली से पता चलता है कि उसके पिता का हत्यारा स्वयं मुरारी लाल है। मतलब अब पता चल गया, महिर अली से पता चलता है कि उसके पिता का हत्यारा कौन है, मुरारी लाल है, जो कि डीएम है। तो अब क्या हुआ, मुरारी लाल ने केवल 8,000 के लिए अपने मित्र मनोज के पिता को भांग पिलाकर नाव से धकेल दिया था। क्या हुआ था कि यहाँ पे मुरारी लाल ने क्या किया था, केवल 8,000 के लिए अपने मित्र मनोज के पिता, किसके पिता, मनोज के पिता को भांग पिलाकर नाव से ढकेल दिया था। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक जो इस नाटक के साथ जुड़ करके रहे होंगे, उनको बहुत कुछ जो है तथ्य मिल रहा होगा। मुरारी लाल तब भी डिप्टी कलेक्टर था और महिर अली उनका मुंशी था। क्या था कि इसी समय की बात चल रहा है कि जब जो है भांग पिला करके नाव से ढकेल दिया गया था, तब मुरारी लाल
तब भी क्या था, डिप्टी कलेक्टर था और मीर अली उनका मुंशी था। उसी समय भी जब मुरारी लाल को यह पता चलता है कि मनोज सब जान चुका है तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। मनोज विधवा विवाह को विधवा समस्या का सर्वश्रेष्ठ साधन मानता है, लेकिन मनोरमा इसे समाज का सबसे बड़ा दोष समझती है और मनोरमा से मनोज शंकर जान गया है कि चंद्रकला रजनीकांत पर अनुरक्त है या प्रेम करती है। रजनीकांत विवाहित है और यह समझकर भी चंद्रकला उसके सौंदर्य पर आकृष्ट है। मुरारीलाल मनोज को चंद्रकला के पास जाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन मनोज को इससे सहमत ना होकर मुरारीलाल को दुख हुआ। उसके बाद मनोज और चंद्रकला की शादी करवा देकर वो उन दोनों को विलायत भेजना चाहता है। और मनोज क्यों विलायत भेजना चाहता है? मनोज को विलायत भेजने के लिए ही मुरारीलाल ने भगवंत से रुपया लिया था। ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, रजनीकांत को मारने का कोई उद्देश्य उनमें नहीं था। रजनीकांत पर आक्रमण की बात सुनकर चंद्रकला को दुख होता है और उसकी बीमारी को शारीरिक से बढ़कर मानसिक समझकर मनोज उसे संभालता है। चंद्रकला और मिहिर अली रजनीकांत की बिगड़ती हुई तबीयत से अत्यंत चिंतित हो जाता है। चंद्रकला पिता के घर में भी रहना नहीं चाहती है, वह अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहती है। मनोज और मनोरमा एक विभिन्न मार्ग के अनुयायी बन जाते हैं और नाटक के अंत में मुरारीलाल अकेला पड़ जाता है। जैसे ही अकेला आया था और अकेला जाने के लिए तैयार है। तो इस नाटक के सारांश को आज हमने देखा और इस तरह से हमारे 4 से 5 नाटक ख़त्म हो चुके हैं। आपको अगर इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।